हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बंसल क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग वो पढ़ चुके हैं सिमेट्री, और उसमें रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ चुके हैं। और अभी आपके सामने हम अपना टेलीग्राम है, उसका लिंक शेयर करने जा रहे हैं। तो एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस दैट यू कैन पोस्ट मी, ठीक है। ऑन दैट वी कैन शेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द नोट्स, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता क्या है, ठीक है, उसको लेकर के। टू टाइप्स ऑफ रोटेशनल एक्सिस होते हैं। एक हो गया प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस, दूसरा हो गया सिंपल रोटेशनल सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस। क्या होता है, बस इसको जल्दी से जान लेना है, ठीक है। तो सी एन, इसमें भी सी एन है, इसमें भी सी एन है, ठीक है। लेकिन एन का वैल्यू जिसमें ज्यादा है उसको बोलेंगे प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस। एन का वैल्यू रिलेटिवली अगर कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रोटेशनल एक्सिस। इसमें एक मॉलिक्यूल का बात कर रहा है। सपोज इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मान लो कि सपोज NH3 ले लेते हैं। NH3 में मान लो कि आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है दो टाइप का रोटेशनल एक्सिस है। हो गया मान लो कि सी C2 मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है, सपोज C3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थ्री का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस। वाइल यहाँ पे देखोगे टू का वैल्यू क्या है, कम, इसको बोलेंगे सेकेंडरी या तो सिंपल रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो हम एक मॉलिक्यूल में देखेंगे जिसमें जो सी एन का वैल्यू, अगर एन का वैल्यू अगर जिसका ज्यादा आ गया उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल रोटेशनल एक्सिस। ये आगे काम देगा, समझ में आ रहा है ना, इसको समझ लेना है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं, वो एग्जांपल दिया हुआ है BX3 का। BX3 में ध्यान देना कि एक्स, इसको रोटेट किए हैं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री विद द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे आ गया है। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो किसका जनरेशन हो रहा है, C3 एक्सिस का। क्लियर हो गया। C3 अगर 3 बार कर देंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना। देखो BX3 में क्या है ना, BX3 में आपको C3 के साथ साथ हो सकता है C2 भी है। वो कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान देना, डोंट बी कंफ्यूज, इसको आराम से इसलिए कर रहे हैं। ये सपोज C2 एक्सिस है, ठीक है, और इसको हम रोटेट किए हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से रोटेट किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो एक्स है, ये एक्स कहाँ पहुंच गया रोटेट करने के बाद, राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाला एक्स कहाँ पहुंच गया है, राइट साइड में, ठीक है। एक C2 यहाँ पे देख रहे हैं, और दूसरा जो C2 है, C2 दूसरा एक कहाँ से देख रहे हैं, अब देखोगे इसमें जो पॉइंट्स को गौर करने के बाद है, C2 यहाँ से हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से भी ये जो रेड वाला है, रेड रोटेट होके एक्स, ब्लू रोटेट होके इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, एक्स रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा, अगर इस रोटेशन की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो उस तरह से कुल मिला करके हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल C2 कितने हो गए हैं, 3। अब पुराना जो पॉइंट है उस पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा BX3 में कितने C3 एक्सिस हैं, तो बोलोगे 1। कितने C2 एक्सिस हैं, तो क्या बोलोगे, कितने C2 एक्सिस, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं कि BX3 में हैज 1 C3 एक्सिस एंड 3 C2 एक्सिस, और इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, उसको समझो। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अब जो चीज अंडरलाइन करवा रहे हैं ना, उसको अंडरलाइन करो, ये चीज, ठीक है। द नंबर ऑफ सच एक्सिस प्रेजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू n, द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज Cn। अगर मान लो Cn मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो टोटल सेकेंड ऑर्डर एक्सिस जो कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। जैसे मान लो कि C3 था, ठीक है।
देखो यहाँ पे इसको पकड़ोगे ज्यादा सही रहेगा। C3 था, तो यहाँ पे हाईएस्ट N3 है, तो यहाँ पे कितना C2 मिलेगा बोलेंगे, 3C2 मिलेगा। मतलब ये इसका कोरिलेशन कर रहे हैं हम, किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ। मतलब यहाँ पे C4 होगा तो 4C2 मिलेगा, C5 होगा तो 5C2 मिलेगा, C6 होगा तो 6C2 मिलेगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो उसी तरह से यहाँ पे इथाइलिन्स का लेंगे तो कितना रोटेशनल एक्सिस है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग इसको समझते हैं नंबरिंग करके। सपोज 1 हाइड्रोजन है, इसका कलर चेंज करके देखते हैं जरा, डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा, ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, 1 हाइड्रोजन है ये 2 हाइड्रोजन है, सेकेंड नंबर हाइड्रोजन। ठीक है, ये थर्ड हाइड्रोजन है, ये हो गया फोर्थ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो C2X यहाँ पे दिख रहा है, ये जो साइन कन्वेंशन है ये एक्स एक्सिस है, इसके अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेट करेंगे C2X के अराउंड एक्सिस पे, तो ध्यान देना क्या होगा, 4 वाला 3 के पास चला जाएगा, 3 वाला 4 के पास, नंबर 1। 2 वाला 1 के पास चला जाएगा, 1 वाला 2 के पास चला जाएगा। ठीक है, तो एक सिमेट्री ये मिला C2X। समझ में आ रहा बात। तो C2Y जरा चेक करो, C2Y क्या मिल रहा है। C2Y की तरफ से अगर रोटेट करेंगे, ध्यान देना Y एक्सिस आपका सामने की तरफ है, समझ में आ रहा है ना। Y एक्सिस को आप पकड़ के बैठे हो ऐसे समझोगे। ठीक है, जेड ऊपर में है, एक्स तुम्हारा राइट साइड में। ठीक है, तो C2Y एक्सिस के अगर रोटेट करोगे कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री अगर रोटेट करेंगे C2Y एक्सिस, ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना कि 180 रोटेट करने पे शायद 4 वाला 1 के पास चला जाएगा, 1 वाला 4 के पास, 2 वाला 3 के पास चला जाएगा, 3 वाला 2 के पास। तो एक सिमेट्री आ गया। ठीक है, अब हो गया C2Z। C2Z में क्या करेंगे, ये C2Z है। ठीक है, C2Z में क्या करेंगे सोचो। C2Z में रोटेट करेंगे तो ध्यान देना 1 वाला 3 के पास चला जाएगा 180 डिग्री में, और 2 वाला 4 के पास चला जाएगा, 4 वाला 2 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना C3 एक्सिस मिल गया, नहीं C2 एक्सिस कितना मिल गया है, 3। डायरेक्शन तीनों एक्सिस में है, दिख गया ना। और सिमिलरली आप ये नेप्थलीन है, इसका करोगे C2X C2Y C2Z में क्या वो सिमेट्री आ रहा है, तो करके देखना, यस आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करना, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आएगा। ठीक है, और XZ जो है मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। XX जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस के अराउंड में अगर इसको रोटेट करते हैं, तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जैसे समझो कि पेंसिल, देखो पेंसिल जो नया खरीद के लाते हो, ठीक है, तो जो पिन पॉइंट है उसी को अगर एक्सिस लेकर के रोटेट करोगे, तो देयर इज इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन। तो सी इन्फिनिटी एक्स इधर हो गया, सी इन्फिनिटी एक्स इधर हो गया। ठीक है, अब वही है, पेंसिल है, मान लो कि एक्स एक्स है, इधर भी वही दिख रहा है, उधर से भी वही दिख रहा है। ठीक है, रोटेट करो तो दिस इज C2। अब ज्यादा बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना बात, मतलब कि इसको बस इजिली समझोगे, बहुत आसान है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको समझते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत अच्छा चीज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ध्यान देना कि जिसमें रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करके यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्री निकालते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे, समझो कि ये जो, सपोज दिस इज वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन क्या है, ये है सर वाई जेड प्लेन, दिख रहा है। इस वाई जेड प्लेन के अराउंड हम क्या करेंगे, नहीं वो तो एक्स जेड है। ठीक है, वाई जेड प्लेन है मेरा,
ये, ठीक है। वाइजेड प्लेन के अराउंड अगर हम एक मिरर रखें, समझ में आ रहा? मतलब इधर भी इमेज दिख रहा है सपोज, और हम इसका इमेज मतलब इधर भी दिख रहा है, मतलब हम इधर से भी देख सकते हैं अपना इमेज, हम इधर से भी अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा है, समझो इसको, समझ में आ रहा है ना? तो बीच में मिरर रखा हुआ है, तो ध्यान देना इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, इसके पीछे, मतलब उतने ही डिस्टेंस पे पीछे बन गया, ठीक है। और बोला जाए कि इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, इसके पीछे इधर बनेगा, समझ में आ रहा है ना? तो फिर से इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये बन गया, ठीक है। इसका मतलब है आपको हम मान लो कि खंजर दे दिए हैं, लो चाकू लो, और बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ, कैसे हम बताएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखो, बताने का यही तरीका है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी में है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्शन लोगे तो पता चलेगा ही, लेकिन एक और तरीका है कि आप चाकू का यूज करो, और क्या करो कि इसके बीच से ही काट दो, यहाँ से, समझ में आ गया? इसको बीच से काटेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आधा कट गया है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, आधा कट गया है। इसको ऐसे काटना है, एक इधर कट गया, एक इधर कट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो आपको अगर चाकू दे दिया जाए तो चाकू का यूटिलिटी कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? किसी के लिए चाकू का यूटिलिटी है क्या है कि भाई सब्जी काटना है, फल काटना है, हो सकता है किसी का यूटिलिटी हो जाए चाकू का कि भाई मर्डर करना है। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी अलग है, दैट इज आपको मॉलिक्यूल को काटना है, ठीक है। तो टू इक्वल हाफ्स में अगर कट जाएगा मॉलिक्यूल तो बोलेंगे उसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सा प्लेन में है, तो बोलेंगे सिग्मा वाइजेड, ठीक है। तो एक प्लेन आप यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, लिख लीजिए बाद में आएगा ये चीज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। देखो, अब क्या है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वर्टिकल प्लेन में काटे हैं, लेकिन एक और प्लेन होता है सर, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, समझ में आ गया बात? मॉलिक्यूलर प्लेन मतलब कि यहाँ पे आप जब काटोगे तो ध्यान देना, वाटर क्या होता है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल्स है, तो हम इसको प्लेन में रख सकते हैं, प्लेन में रख सकते हैं, समझ में आ गया ना? मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, सपोज कि आपके सामने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, प्लेनर, एक प्लेन में आपका स्क्रीन में रखा हुआ है, ठीक है, सपोज, है ना? और आप चाकू कैसे चलाओगे, आपकी स्क्रीन में रखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, चाकू हम चलाएंगे किस डायरेक्शन में, एक्स जेड डायरेक्शन में, समझ में आ गया? ये मॉलिक्यूल भी कहाँ रखा हुआ है, एक्स जेड डायरेक्शन में। और ध्यान देना यहाँ पे तीन एटम कटेगा इक्वल हाफ्स में, तीन एटम को लेते हुए कटेगा, मतलब दो हाइड्रोजन, समझ में आ गया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा इक्वल हाफ्स में, समझ में आ गया ना बात? जैसे बर्गर को काटते हो, बर्गर को बीच से काटते हो, मान लो अगर काटोगे तो काटने से क्या होगा, ऊपर इक्वल हाफ, नीचे इक्वल हाफ, समझ में आ रहा है ना बात? ये हम बोल रहे हैं दिस इज अ मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब कि इसको, मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन का होता क्या है कि कोई मॉलिक्यूल्स है ना, उसको तुम सरफेस पे लाई कर दो, उसको सरफेस से होते हुए आप उसको काट दोगे, ठीक है, बस। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एच ओ डी। एच ओ डी तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या है, ड्यूटेरियम है। तो ध्यान देना, क्या यहाँ हम इसको इक्वल हाफ्स में ऐसे काट सकते हैं क्या, बच्चा बताओ, ऐसे काट सकते हैं क्या, सोच के बताना। ऐसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नो, वहां पे लिख लो, नॉट, नॉट नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
अरे हाइड्रोजन इसको इक्वल हाफ में कैसे काटे हुए? इक्वल हाफ है ये नहीं वो। समझ में आ गया? देखो, अब पूछा जाएगा कि क्या इसका मॉलिक्यूलर प्लेन ले सकते हैं, इसको हम बोलें कि क्या हम इसको एक्स जेड में काट सकते हैं। दो क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है। क्वेश्चन नंबर वन कि क्या हम इसको वाई जेड प्लेन में काट सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है क्या हम इसको एक्स जेड प्लेन में काट सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो आंसर देने के लिए ध्यान देना कि वाई जेड प्लेन में हम इसको नहीं काट सकते हैं, एक्स जेड प्लेन में काट सकते हैं। दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। और वाई जेड प्लेन में इसको नहीं काट सकते हैं। एक्स जेड प्लेन ही तुम्हारा क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन है। और उसके लिए ध्यान देना हमेशा आपको इसी पे ही आना पड़ेगा। ये जो कन्वेंशन है ना, इसी पे ही आना पड़ेगा। इसका यूज करके देख लेना। एच और डी जो है तुम्हारा, उसका एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर प्लेन। समझ में आ गया ना बात? तो वाटर मॉलिक्यूल का दो, एक मॉलिक्यूलर प्लेन, दूसरा वर्टिकल प्लेन। समझ में आ गया, सिग्मा वाई जेड। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको तीन प्रकार का होता है, वर्टिकल प्लेन्स, डायहेड्रल प्लेन्स एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्टिकल प्लेन्स डायहेड्रल प्लेन्स, उसको आज खत्म कर लेंगे। देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले से, अब इसको समझो बस। प्लेन है वाटर मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। वर्टिकल प्लेन्स देख चुके हैं, दो प्लेन्स वहां पे, एक मॉलिक्यूलर प्लेन एक वर्टिकल प्लेन्स। वो क्या है, वर्टिकली है। समझ में आ रहा है ना? मतलब वर्टिकली कैसे समझेंगे? आप देखो वहां पे कि जो लोकस है, लोकस ऑफ इंटरेक्शन क्या है, सी टू एक्सिस है। वो जरा कुछ सोचो सोचो, यहाँ पे, यहाँ समझ में आएगा तुमको। एग्जाम्पल में ध्यान दो यहाँ पे। ये जो सी टू एक्सिस हम लोग देख रहे हैं, ये जो सी टू एक्सिस है, ये हमारा क्या है, पूरा मॉलिक्यूल क्या है, पिरिडिन है। ठीक है। ये सी टू एक्सिस है, आप देख लोगे आराम से दिखेगा वो सी टू एक्सिस है। ठीक है। अब ध्यान देने की बात ये है कि एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन हो जाएगा पिरिडिन का। समझ में आ रहा है ना? वो आप सिग्मा देख लोगे तो एक्स वाई की एक्स जेड है। मतलब ये तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन है, मतलब कि भाई इसको प्लेन में रख के काट दो। ठीक है। दूसरा चीज हो गया, हम इसको कैसे काट देंगे, वर्टिकली काट देंगे। समझ में आ रहा है ना बात? तो दो इक्वल हाफ्स में दो तरह से कटेगा, तो एक सिग्मा भी इधर से, एक सिग्मा भी इधर से। दिख रहा है ये? तो यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द सिग्मा भी दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन है, बस। अब देखो यहाँ पे जो अमोनिया लेते हैं, अमोनिया ध्यान देना कि अमोनिया का केस अलग है। क्या केस है, ध्यान दो इसको। कि मान लो कि हम अगर एक प्लेन ड्रॉ करें, सपोज इस प्लेन को ले लो बस। इस प्लेन के अलॉन्ग हम अगर प्लेन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा सपोज। तो इस प्लेन के अगर हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन, तो ध्यान देना कि ये इसको इक्वल हाफ्स में काट रहा है, कि हम बोलेंगे यस ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देखोगे इक्वल हाफ्स में कट गए। ठीक है। वो हाइड्रोजन दूर में है। समझ में आ रहा है ना बात? इसको ऐसे समझना है। ठीक है। समझ में आ गया बात? तो ये हो गया, मतलब इसको हम कितने प्लेन में काट सकते हैं नाइट्रोजन वाला को, तो ध्यान देना। एक NH हम ऐसे लेकर के इसका प्लेन बना सकते हैं, दूसरा हम NH ऐसे लेकर के प्लेन बना सकते हैं, जिसमें कि दो इक्वल हाफ्स में कट सकता है। ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? इस तरह से उस- ये इस नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन को लेकर के, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन को लेकर के, मतलब ऊपर से अगर देखेंगे तो हमको कैसा दिख रहा है, अमोनिया जो NH3 है ऊपर से कैसा दिख रहेगा हमको, ट्रायंगल शेप में दिखेगा। ठीक है। उस तरह से बना लेना, हो जाए क्लियर। ठीक है। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक दैट इट इज लास्ट। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा डी, वो क्या होता है कि आपको C2 जो एक्सिस होता है, वो क्या करेगा, आपस में बाइसेक्ट करेगा। कंसेक्यूटिव C2 एक्सिस जो बाइसेक्ट करेगा,
तो वहां से एक प्लेन निकलेगा, उसको बोलेंगे डायहेड्रल प्लेन। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल एलिन्स हो गए, मीथेन हो गए, इथेन हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे एलिन्स का हम एग्जांपल लिए हुए यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको भी नंबरिंग करके समझो, ज्यादा सही रहेगा। ये मान लो 1 हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया 2 हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक है, ध्यान देना कि 1 2 हाइड्रोजन हम कैसे देखेंगे। सपोज कि हम यहाँ पे लिए हैं 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 2 हाइड्रोजन। सपोज सामने से देख रहे हैं, ब्लू वाला तुम्हारा क्या है, बॉल सामने है। ठीक है, तो ऊपर कौन सा होगा, ऊपर में हो जाएगा थर्ड। ये थर्ड जो है तुम्हारा, ऊपर में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे देखना है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे हम C2 एक्सिस देख रहे हैं। C2 एक्सिस नंबर 1 क्या होगा, ये वाला पार्ट। C2 एक्सिस अगर इसको अगर 180 डिग्री अगर रोटेट कर दे, C2 एक्सिस नंबर 1 इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो 1 वाला 2 के पास चला जाएगा, 4 वाला कहाँ चला जाएगा, 3 के पास आ जाएगा। इसको लिख लो, लिखो, इसको बार बार समझो। ठीक है, लिखते बहुत कुछ हो तुम लोग, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दूसरा चीज आइए, एक तो C2 यहाँ से दिखा है, दूसरा C2 में आते हैं यहाँ से। एक C2 बताएंगे, दूसरा C2 आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब हम ऐसा समझते हैं। देखो इस तरह C2 को इस तरह से रोटेट करना है ना, ये ऐसा घूमना चाहिए। ये H1 है ना, H3 के पास आ जाएगा, और H3 कहाँ पे आ जाएगा, फिर H1 में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसी तरह से H4 H2 के पास आ जाएगा, और H2 H4 के पास आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसा प्लेन हमको दिख रहा है, इसे ऐसे करके C2 एक्सिस ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो थर्ड पार्ट 1 में पहुंचेगा, इसको ऐसे रोटेट करना है कि थर्ड को कहाँ ले गया वो, 1 में 3, 3 में 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? तो 4 को 2 में, 2 को 4 में ले जाना है। समझ में आ गया? ऐसे रोटेट करना है। 1 मिनट रुकना बस केवल। तो इसको ये चीज यहाँ से क्लियर होगा, 3 को 1 में, 1 को 3 में। ठीक है, तो इस तरह से रोटेट करो तो रोटेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये होता है विजुलाइजेशन, आप कैसे कर रहे हो। विजुलाइजेशन अगर आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि डायहेड्रल प्लेन्स क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना समझना ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको रोटेट करके यहाँ पहुंचाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसको इस तरह से विजुलाइज करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक तो एलिन हो गया, दूसरा क्या हो गया, मिथेन। मिथेन मॉलिक्यूल्स का हम यहाँ डायहाइड्रल प्लेन्स बना चुके हैं। ठीक है, इसको देख लेना, रिफ्लेक्शन आपको एक हम बताएंगे बस इसमें, ध्यान देना। मीथेन मॉलिक्यूल्स का ये डायहाइड्रल प्लेन है, समझ में आ गया, जिसमें कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है बस। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्शन करने पे क्या मिल रहा है, ध्यान देना, इसका रिफ्लेक्शन करने पे मिल रहा है हमको ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी तरह से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिफ्लेक्शन, उसी तरह से
ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है ना बात? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको देख लेना है कैसे बन रहा है डायहेड्रल प्लेन, समझ में आ रहा है ना बात? और इसी के साथ हम क्लास अभी बंद करते हैं, और डाउट्स जो है उसको पूछ लीजिएगा।